नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग 11th क्लास एनसीईआरटी बुक जो सेकंड है जिसका नाम है वितान, उसमें जो अंतिम चैप्टर है भारत की कलाएं, वो हम लोग पढ़ रहे थे। और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने देखा कि जो कला है वो भी भाव और विचारों को व्यक्त करने का ही एक माध्यम रहा है प्राचीन समय में। यानी जब मनुष्य के पास अपने विचार और भाव को व्यक्त करने का माध्यम यानी जो भाषा है वो भाषा नहीं थी, तो वह विभिन्न कलाओं के माध्यम से अपने मन के भाव और विचारों को आसपास के प्राकृतिक वातावरण को चित्रित करता था। तो उसी के अंतर्गत हम लोग आगे बात कर रहे थे कि चित्रकला के बारे में बात कर रहे हैं कि प्राचीन काल से ही चित्रकला जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रही है। और उसके अंदर हम लोगों ने पहले जाना कि शैल चित्र क्या होते हैं। जो शैल चित्र जो होते हैं वो पहाड़ों में जो गुफाएं होती हैं, गुफाओं के अंदर से ये प्राकृतिक रंगों से ये शैल चित्र बनाए जाते हैं। और इसके अंदर जो मध्य प्रदेश की भीमबेटका की जो शैल चित्र हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसी के साथ साथ अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं के चित्र जो हैं वो भी शैल चित्र ही हैं और वो भी काफ़ी फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। फिर हम लोगों ने बात करा दूसरे नंबर पर लघु चित्र। तो लघु चित्र जो होते हैं वो दो तरह के चित्र होते हैं, एक स्थायी चित्र होते हैं और एक अस्थायी चित्र होते हैं। तो जो स्थायी चित्र होते हैं बच्चों वो किताबों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर या लकड़ी के ऊपर बनाए जाते हैं। लेकिन जो अस्थायी चित्र होते हैं तो हमारे यहाँ पर जो भी त्योहार बनाते हैं तो घर के ऊपर जो अपन सातिया बना लेते हैं, सतिया बना लेते हैं, ऐसे जो अस्थायी चित्र होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में आज हम फुल डिटेल से अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और इसी के अंदर हम लोग किवाड़ पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, आखिर किवाड़ पेंटिंग किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, लघु चित्र आपको समझ में आ गया कि ये जो चित्र होते हैं लघु चित्र, इनके बारे में लिख लेते हैं। जो स्थायी चित्र हैं ये किस पर बनाए जाते हैं? कपड़ों के ऊपर बनाए जाते हैं, किताबों के ऊपर बनाए जाते हैं और इसी के साथ में लकड़ी या कागज पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा कि जो स्थायी चित्र होते हैं वो कपड़ों के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, किताबों के ऊपर, कागज के ऊपर बनाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पर है अस्थायी कलाओं का संबंध जो होता है वो शादी, त्योहार और उत्सवों से होता है। किससे मतलब होता है कि जो अस्थायी चित्र होते हैं इनका संबंध शादी, त्योहार एवं उत्सवों से होता है। ठीक है, तो शादी पार्टियों के अंदर यानी जो भी शादी होते हैं, त्योहार होते हैं, हमारे यहाँ जो भी उत्सव आते हैं उनके अंदर इनकी बात होती है। तो मैं ये दोनों का जो अंतर है वो आप लोगों को यहाँ समझाता हुआ चलूँगा। तो हम बात कर रहे थे लघु चित्र के नाम से जाने जाते हैं, ये ध्यान रख लेना। दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी जो कपड़ों के ऊपर, किताबों के ऊपर, लकड़ी या कागज पर किया जाता है। इनमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो कलमकारी है, पंजाब की फुलकारी है, महाराष्ट्र की वर्ली है, ये बहुत प्रसिद्ध है। इनमें प्रयोग होने वाली सभी सामग्री जो है प्राकृतिक ही होती है। इन चित्रों की विशेषता है इनकी विभिन्न प्रकार की शैलियाँ। यानी ये जो स्थायी चित्र है इनकी सबसे बड़ी विशेषता है इनके अंदर बहुत सारी शैलियाँ होती हैं। वनों गाँवों के लोग अपनी अपनी पारंपरिक शैलियों में चित्रकारी करते हैं। वनों और गाँव के जो लोग हैं, वन में रहने वाले लोग, गाँव में रहने वाले लोग अपनी अपनी परंपराओं के अंदर इन शैलियों के अंदर चित्रकारी करते हैं। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जो कलाकार हैं लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते हैं, इसे किवाड़ पेंटिंग कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्थायी चित्रों के बारे में बात आ रही है। नंबर 1 किसकी बात आ रही है? किवाड़ पेंटिंग। किसकी बात आ रही है? किवाड़ पेंटिंग। तो ये जो किवाड़ पेंटिंग है इसका संबंध कहाँ से है? तो किवाड़ पेंटिंग का जो संबंध है वो राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ जिला है, चित्तौड़गढ़ के अंदर ये किवाड़ पेंटिंग बनाई जाती है। किवाड़ पेंटिंग लघु चित्र बनाने की एक क्षेत्रीय शैली है। तो आप ये ध्यान रख लेंगे, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जो कलाकार हैं, यहाँ लिख देता हूँ, राजस्थान के चित्तौड़गढ़
जिले राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर, लकड़ी का मंदिर बनाते हैं, लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते हैं, चित्रकारी करते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? किवाड़ पेंटिंग के नाम से। इस चित्रकारी में चित्र के माध्यम से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं की अभिव्यक्त किया जाता है। इस चित्रकारी के माध्यम से सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कथाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। समझ बैठी ना? कलाकार लकड़ी के मंदिरों के ऊपर चित्रकारी करते, तो आप ध्यान रख लेना, जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई किवाड़ पेंटिंग क्या है। क्या पूछा जाएगा? किवाड़ पेंटिंग क्या है? तो आप कहेंगे किवाड़ पेंटिंग लघु चित्रकारी का एक स्थायी चित्र होता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर जो कलाकार होते हैं लकड़ी के मंदिरों के ऊपर ये चित्रकारी करते हैं और इस चित्रकारी के माध्यम से सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कथाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? किवाड़ पेंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? किवाड़ पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर देखिए बच्चों, कहते हैं कि इस चित्रकारी में चित्र के माध्यम से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं को क्या किया जाता है? अभिव्यक्त किया जाता है। दूसरा है उड़ीसा के पटचित्र कथा। ठीक है, कवि जयदेव के गीत गोविंद को भी उकेरा गया है। यानी कि उड़ीसा के अंदर जो लघु चित्रकारी का स्थायी चित्र है जिसे पटचित्र कथा के नाम से जाना जाता है। तो दूसरे नंबर पर मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, पटचित्र कथा। चित्र कथा का संबंध उड़ीसा से है। यहाँ पर कवि जयदेव के गीत गोविंद को भी उकारा गया है। इसे कागज या पत्तों पर गहरे लाल, काले, नीले रंगों से उकेरते हैं। देखने की बात है कि गीत गोविंद के पदों को नर्तक ओडिसी नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं। गीत गोविंद के जो पद हैं, रचना है जयदेव के द्वारा लिखी हुई गीत गोविंद, तो इनके जो पद हैं, तो वो जो नर्तक हैं, नाचने वाले, वो ओडिसी नृत्य, एक नृत्य है वहाँ का लोक नृत्य ओडिसी नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं। और सभी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सभी कलाएं जो हैं एक दूसरे के साथ में जुड़ी है। इसको लिखेंगे अपन, पटचित्र उड़ीसा क्षेत्र की एक लघु चित्र शैली है। यह उड़ीसा की एक लघु चित्र शैली है। उड़ीसा की एक लघु चित्र शैली है। इसमें कागज या पत्तों पर किसी कहानी को, इसमें कागज या पत्तों पर, कागज या पत्तों पर किसी कहानी को, गहरे लाल, काले,
नीले रंगों में उजागर किया जाता है। इस पटचित्र कथा में कवि जयदेव के गीत गोविंद को भी उकेरा गया है। इस पटचित्र कथा शैली में जयदेव के गीत गोविंद के पदों को भी उकेरा गया है। तो ये पटचित्र कथा ये उड़ीसा की एक लघु चित्र शैली है। इसमें कागज या पत्तों पर किसी कहानी को गहरे लाल, काले, नीले रंगों में उजागर किया जाता है। इस पटचित्र कथा शैली में जयदेव के गीत गोविंद के पदों को भी उजागर किया गया है या उकेरा गया है। तो इस तरह से आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और गीत गोविंद के पदों को नर्तक ओडिसी नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। और गीत गोविंद के जो पद हैं, यानी कि गीत गोविंद जो है, इनके जो पद हैं, यहाँ पर ध्यान रख लें, इनके पदों को जो नर्तक हैं, यानी जो नाचने वाले हैं, वो ओडिसी, कौन से में, ओडिसी नृत्य के अंदर, अगर हम बात करें ओडिसी नृत्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेंगे। इसमें गीत गोविंद के जो पद हैं वो नर्तक ओडिसी नृत्य के माध्यम से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इस पैराग्राफ को वापस सुन लीजिए। उड़ीसा के पटचित्र कथा में कवि जयदेव के गीत गोविंद को भी उकेरा गया है। इसे कागज या पत्तों पर गहरे लाल, काल, नीले रंगों से उकेरते हैं। देखने की बात है कि गीत गोविंद के पदों को नर्तक ओडिसी नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं। सभी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। तो देखिए बच्चों, यहाँ अभी इसी चीज़ को नोट करते हुए चल रहे हैं अपन। मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला। अब ये जो मधुबनी चित्रकला है, इसके बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आखिर ये मधुबनी जो चित्रकला है ये क्या है और इसकी क्या विशेषता होती है। तो मधुबनी जो चित्रकला है वो मिथिला जगह का नाम है, मिथिला से जुड़ी हुई है। कहाँ से जुड़ी हुई है वो, मिथिला से जुड़ी हुई है। तो इसको देखिए, मिथिला की जो चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। आज भी कलाकार अपनी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इन लघु लोक कलाओं की बहुत बड़ी मांग है। मधुबनी चित्रकला कहाँ की है, मिथिला की चित्रकारी है। तो ये तीसरे नंबर की बात आ रही है यहाँ पर, जिसके बारे में हम लोग लिखेंगे मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला मिथिला की चित्रकारी है। इसका संबंध कहाँ से है, मिथिला की चित्रकारी। आज भी कलाकार अपनी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इन लघु लोक कलाओं की बहुत बड़ी मांग है। अब अस्थायी कलाओं के अंदर कोहोबर, ऐपण, अल्पना, रंगोली जैसी कलाएं काफ़ी प्रचलित है। अब देखिए ये सभी क्या चीज़ होती है बच्चों, कोहोबर, ऐपण, अल्पना, रंगोली। यानी जब भी हमारे यहाँ पर कोई शादी होती है, कोई त्योहार होता है, हमारे घरों में कोई उत्सव मनाया जाता है, तो हम तरह तरह के रंगों से रंगोलियां बनाते हैं, तोरण बना लेते हैं, सातिया बना लेते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के लिए ये बात आ रही है कि अस्थायी कलाओं के अंदर कोबर, ऐपण, कल्पना, रंगोली जैसी कलाएं काफ़ी प्रचलित है। अगर हम अस्थायी कलाओं के बारे में बात करें तो इनके अंदर कौन कौन सी अस्थायी कलाओं के अंदर, यानी कि इसमें कोहोबर, ऐपण, अल्पना,
रंगोली जैसी कलाएं प्रचलित हैं। इन कलाओं का संबंध शादी त्योहार और उत्सवों से है। इन कलाओं का संबंध किससे से है? शादी त्योहार और उत्सवों से होता है, यानी कि इनका संबंध शादी त्योहार और उत्सवों से होता है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है, यानी ये जो नाम दिए गए हैं ये एक ही चीज़ है, लेकिन इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें अलग अलग नाम से जाना है। वास्तव में उत्तराखंड में जिसे ऐपण कहते हैं उसे राजस्थान में मंडवा, गुजरात के अंदर सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे कि ये सब अलग अलग क्षेत्रों के अंदर नाम जो है वो बताया गया है कि उत्तराखंड के अंदर, कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर अगर बात करें तो क्या कहा जाता है? ऐपण। क्या कहा जाता है? ऐपण। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में इसे किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान की अगर हम बात करें तो मंडवा, यानी मंडावना बना लो रे भाई, मंडवा। ठीक है, और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के अंदर किस नाम से जाना जाता है? ये सतिया। किस नाम से बनाया जाता है? सतिया नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के अंदर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर जो होती है रंगोली के नाम से जाना जाता है कि रंगोली बना लो। ठीक है, और बिहार के अंदर अगर हम बात करें, कहाँ की बात करें? बिहार के अंदर हम बात करें तो अरिपन। ठीक है ना, अरिपन के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश के अंदर ये किस नाम से जाना जाता है? चौक पूर्णा। चौक पूर्णा के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण भारत में, कहाँ की बात हो रही है? दक्षिण भारत में ये कोलम के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। तो ये लाइन आप ध्यान रखेंगे कि ये जो अस्थायी चित्र होते हैं ये कम समय के लिए होते हैं। आपने भी कभी जो अपने देवटनी 11 आती है तो उसके टाइम में देखा करो घरों के अंदर वो किस तरह से बनाते हैं। कोई शादी वादी होती है तो उसमें चौक पूरते हैं, आटे से वो बना देते हैं कई तरह के। कई बच्चों का जैसे कुआं पूजन होता है तो सातिया सा, वो एक तौलिया सा होता है, उसके ऊपर बनावटें बनाते हैं, मंडवा बना देते हैं। तो वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, ये अस्थायी होते हैं। सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। घर के अंदर कोई विशेष मंगलकारी कार्य होता है तब बनाए जाते हैं। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की एक पहचान है, पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है इससे कहीं अधिक उसके बाहर है। यानी कि ये हिंदुस्तान की, भारत की जो कला है जितनी भारत के अंदर दिखाई जाती है वह उससे कहीं अधिक बाहर यानी विदेशों में भी इसका प्रचार हुआ है, क्योंकि समय समय पर कई धर्म के प्रचार हुए हैं जिसमें बौद्ध धर्म भी मुख्य रहा है। ठीक है ना, तो वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आदि ही कहानी है। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, इससे अधिक बाहर भी ध्यान देने योग्य है अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है। वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आदि ही कहानी जानने के बराबर है। उसे पूरी तौर पर समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ मध्य एशिया, चीन और जापान तक जाना चाहिए। तिब्बत और बर्मा के शाम में फैलकर नए रूप धारण करते हुए और फुटकर नए सौंदर्य पेश करते हुए हमें इसे देखना चाहिए। हमें कंबोडिया और जावा में इसके शानदार और बेमिसाल कारनामों को देखना चाहिए। यानी कंबोडिया और जो जावा देश है वहाँ के अंदर भी इन कलाओं को देखा जा सकता है। ये सच है कि भारतीय कलाओं का जो विस्तार है विश्व के अन्य भूभागों में भी हुआ है, लेकिन उन कलाकृतियों के सृजन में क्षेत्रीय विशेषताएं हैं।
गांधार शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा और तिब्बत की शैली में बनी बुद्ध प्रतिमा में अपनी अपनी क्षेत्रीय पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ये कई तरह की शैलियाँ होती है, गांधार शैली में लिखा है या फिर तिब्बत की शैली अलग होगी, ठीक है, मारवाड़ शैली अलग होगी, राजस्थानी शैली अलग होगी, तो अलग अलग शैलियाँ होती हैं चित्रकारी की। तो सबके अंदर व्यक्त करने का अपना अपना एक तरीका होता है, तो वहाँ उनकी क्षेत्रीय विशेषताएं उन चित्रकला के अंदर अवश्य ही क्या होती है, विद्यमान होती है। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बच्चों। यहाँ हम चित्रकला के ऊपर बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे संगीत कला के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे? संगीत कला के लिए बात करेंगे कि भारत के प्राचीनतम संगीत का जो वर्णन है वो वैदिक काल से ही मिलता है, यानी वैदिक काल के अंदर ही हमारा जो संगीत हुआ है उसका वर्णन यहाँ मिलता भी है, ठीक है। तो संगीत के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है, बात हो ही चुकी है अपनी। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों कि वैदिक कालीन संगीत की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इन विशेषताओं के बारे में भी बात करते हुए चलेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अब हम दूसरी कला की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है बच्चों संगीत कला। अब देखिए संगीत जो होता है वो भी कई तरह का, एक आरंभिक संगीत हो गया, वैदिक काल का संगीत हो गया, ठीक है ना। आरंभिक जो संगीत है वो किसका हो गया? वैदिक काल का संगीत हो गया, क्योंकि वो आरंभिक समय का, अपने समय का संगीत है, ठीक है। और उसकी विशेषताएं क्या क्या आ रही है, किस तरह से उस संगीत को हम समझेंगे यहाँ पर। तो एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर हम लोग अच्छे से इन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें बच्चों, पूरा चैप्टर ध्यान से समझने की कोशिश करें। और वितान बुक का ये अंतिम चैप्टर है, फिर हम व्याकरण शुरू करेंगे 11th क्लास की, जिसके अंदर हम फीचर, आलेख और समाचार में अंतर क्या होता है, पत्र लेखन क्या होता है, निबंध लेखन क्या होते हैं, इन सब विषयों के बारे में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, जानकारी लेंगे। तो आप बने रहे। तो देखिए हम बात कर रहे हैं बच्चों अब चित्रकला के बाद में संगीत कला के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? संगीत कला। भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है, यानी कि भारत का प्राचीनतम जो संगीत है उसका वर्णन कहाँ मिलता है? वैदिक काल में मिलता है। भारत के प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन, भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है। कहाँ मिलता है? वैदिक काल में मिलता है। विद्वान लगभग 5000 ईसा पूर्व के समय को वैदिक काल मानते हैं, यानी जो वैदिक काल का समय है, विद्वान जो है वैदिक काल का जो समय है, यहां लिख देता हूं इसी लाइन को, विद्वान वैदिक काल का समय 5000 ईसा पूर्व मानते हैं। वैदिक काल में संगीत के दो रूप थे। वैदिक काल के अंदर संगीत के कितने रूप प्रचलित थे? दो रूप प्रचलित थे, एक मार्गी और दूसरा देसी। संगीत वैदिक काल में संगीत के दो रूप, संगीत के दो रूप देखने को मिलते हैं। नंबर एक मार्गी, नंबर दूसरा देसी। ठीक है ना, नंबर एक मार्गी और नंबर दूसरा जो है
वो है देसी। तो इस तरह से वैदिक काल के अंदर संगीत के दो रूप देखने को मिलते हैं। मार्गी संगीत धार्मिक समारोह से जुड़ा है तथा नियम और अनुशासन से बंधा है। यानी अगर हम बात करें, दो संगीतों की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो मार्गी संगीत है, किसकी बात हो रही है? मार्गी संगीत जो है नियमों से बंधा हुआ है। ये किससे बंधा हुआ है? ठीक है, मार्गी संगीत धार्मिक समारोह से जुड़ा हुआ है, तो ये लिख देता हूं, मार्गी संगीत धार्मिक समारोह से जुड़ा था और नियम और अनुशासन से बंधा था, और नियम व अनुशासन से बंधा था। दूसरे नंबर के बाद अगर हम बात करें देसी संगीत, तो जो देसी संगीत है वो लोक से जुड़ा हुआ था। वो किससे जुड़ा हुआ था? लोक से जुड़ा हुआ था, और लोक रुचि के अनुसार समूह में गाया जाता था। देसी संगीत लोक से जुड़ा हुआ था, लोक रुचि, लोक मतलब लोगों की रुचि के अनुसार, लोक रुचि के अनुसार यह समूह में गाया जाता था। ये देख लेना, गाया जाता था लास्ट में है। अब देखो दोनों में अंतर समझ में आया। वैदिक काल में संगीत के कितने रूप देखने को मिलते हैं? वैदिक काल के अंदर संगीत के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक मार्गी और दूसरा देसी। मार्गी जो रूप है वो समारोह, धार्मिक समारोह से जुड़ा हुआ था, नियम और अनुशासन में बंधा होता था। देसी संगीत लोक से जुड़ा हुआ था, लोक की रुचि के अनुसार ये समूह में गाया जाता था। इस तरह से ये दोनों का अंतर आप लोग सुनेंगे। फिर देखिए सामवेद में गाने के जो निर्देश दिए गए, यानी कि वैदिक काल के अंदर अगर 100 वर्षों तक बात करें तो एक ही वेद था, ऋग्वेद, लेकिन उस ऋग्वेद के फिर 4 पार्ट हुए। ठीक है, तो उसी का एक पार्ट है सामवेद। सामवेद में गाने के जो निर्देश दिए गए हैं उससे यह पता चलता है कि वैदिक महर्षियों के, यानी वैदिक जो ऋषि मुनि थे उनके पूजा और मंत्र उच्चारण के तरीकों को ही साम कहते थे। यानी सामवेद के अंदर अगर हम बात करें सामवेद के अर्थ क्या है, साम का अर्थ क्या है, तो महर्षि के जो पूजा और मंत्र उच्चारण के तरीके उनको साम कहते थे। हमारे यहाँ आगे चलकर संगीत का जो विकास हुआ उसकी जानकारी बहुत नहीं मिलती। उसका कारण यह भी है कि हम भारतीय दस्तावेजीकरण नहीं करते, यानी कि हम भारतीय लोग जो हैं किसी चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, जो चीज़ वैसी है वैसी पड़ी है, दस्तावेजीकरण नहीं करते थे। अन्य कलाओं की तरह संगीत का वर्णन भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही सबसे प्रामाणिक ढंग से मिलता है। यानी कि अन्य कलाओं की तरह, यानी कि संगीत, चित्रकला, संगीत की बात करें या फिर नृत्य की बात करें या अभिनय की बात करें, यहाँ नाट्य शास्त्र के अंदर सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें सबसे प्रामाणिक ढंग से मिलता है। यह आज के शास्त्रीय संगीत से बहुत अलग नहीं था। अगर आपने वीणा पर दक्षिण भारतीय संगीतज्ञों को कभी सुना हो, जैसे वीणा के ऊपर दक्षिण भारत के साइड के जो संगीतकार होते हैं उनको सुना हो, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले का संगीत कैसा रहा होगा और यह उसके कितने करीब था। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं भाई वैदिक काल के अंदर संगीत जो है वो कितने प्रकार का था। तो वैदिक काल के अंदर संगीत 2 प्रकार का था। कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का था। एक मार्गी संगीत था और दूसरा देसी संगीत था। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबंध है। भारतीय जो संगीत है वो सुर, ताल और राग और काल से संबंध है। अलग अलग समय के अनुसार राग भी अलग अलग हैं। अब राग क्या होते हैं? जो सारे गामा पा धा नी सा ये होते हैं,
इनको कई व्यवस्थित मात्राओं में बांध करके कई तरह के राग बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको राग होते हैं। राग भी अलग अलग हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भैरव राग गाया जाता है, मेघ राग का संबंध सुबह से होता है, दीपक और श्री राग का संबंध दोपहर से, तो कौशिक और हिंडोला रात में गाए जाते हैं। तो ये राग हैं, इनका समय भी तय है और किस अवसर पर इनको गाया जाता है ये शास्त्रबद्ध इनको लिखा गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जो भैरव राग गाया जाता है, फिर मेघ राग जो होता है उसका संबंध सुबह से होता है, दीपक और श्री राग का संबंध दोपहर से, तो कौशिक और हिंडोला राग जो है रात में गाए जाते हैं। अगर आपने भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों को ध्यान से सुना है, वाद्य यंत्र जो होते हैं ध्वनि निकालने के जो यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्रों को अगर आप लोगों ने सुना है और देखा है होगा तो आपको ध्यान इस ओर गया होगा कि भारतीय जो संगीतज्ञ थे वो किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते थे। वीणा, ये मिटा हुआ है शब्द ना, रबाब, दोतार या बांसुरी, सुनकर आप इस बात को समझ सकते हैं। इन सब में प्रयोग किए जाने वाली चीज़ें हमारे आसपास के रोज़मर्रा में प्रयोग होने वाली हैं। ठीक है, और इस अद्भुत विशेषता के कारण यहाँ की कला सबसे अलग है। यह सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की क्या है, एक विशेषता रही है कि यानी कि हमारे यहाँ पर भारतीय कला की ये विशेषता रही है। तो अन्य कलाओं की तरह यहाँ पर भारत के संगीत का वर्णन भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सबसे प्रामाणिक ढंग है, यानी विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय संगीत जो है सुर, ताल और राग काल से संबंध है। यहाँ भारतीय संगीत किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते थे, वीणा, जल तरंग, रबाब, ठीक है, दोतार यानी कि बांसुरी। यहाँ का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, वीणा था। और भारतीय संगीत लोक से जुड़ा था, इसमें संस्कार गीत और ऋतु गीत खूब मिलते थे। और मध्यकाल तक आते आते संगीत भी क्या हो गया, व्यावसायिक हो गया। तो हमारे यहाँ पर जो मुख्य वाद्य था वो वीणा थी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पुरानी फिल्मों में जो गायक होते थे या जो गायिका होती थी नाक से क्यों गाते थे? आज से 2000 साल पहले भी गायक नाक से गाना पसंद करते थे। इसका उल्लेख भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। संभवतः ये मुख्य वाद्य वीणा के सुरों तक पहुंचने की कोशिश का प्रभाव था। ध्यान देने की बात है कि यह उत्सव और उल्लास भरा संगीत भी धीरे धीरे नियमों में बंधा। इसका भी शास्त्र लिखा गया और बाद में चलकर एक शास्त्रीय परंपरा शुरू हो गई। संगीत भी लोक से जुड़ा था। इसमें संस्कार गीत और ऋतु गीत भी खूब मिलते हैं। आपने गिरिराज गिरिजा देवी की आवाज़ में मिर्ज़ापुर की कजरी जरूर सुनी होगी। बच्चे के जन्म पर उत्तर प्रदेश का सोहर और विवाह के गीत सुने होंगे। हर एक वस्तु का स्वागत गीतों से किया जाता है। बंगाल में वर्षा मंगल, बसंत उत्सव, ग्रीष्म उत्सव गीतों के बिना कहाँ संभव है। और मध्यकाल तक आते आते अन्य कलाओं की तरह संगीत भी व्यावसायिक हुआ। पर भारत का सबसे अच्छा समय वह था जब संगीत मनुष्य के जीवन का एक जरूरी अंग था। ऐसी कई कहावतें भी हमें देखने को मिलती है, यानी कि संगीत के साथ में मनुष्य का जो है बहुत ही गहरा संबंध हमेशा से रहा है बच्चों। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो वैदिक कला की प्रमुख विशेषताएं आपको समझ में आ गया कि वहाँ पर दो तरह की जो संगीत पाए जाते थे, मार्गी और दूसरा देसी। मार्गी संगीत धार्मिक समारोह से जुड़ा था, नियम और अनुशासन से बंधा था। और देसी संगीत लोक कला से जुड़ा था, लोक रुचि के अनुसार एक समूह में इसे गाया जाता था। इस तरह से आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए बच्चों, अब तक हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, चित्रकला के बारे में और संगीत के बारे में। ठीक है, अब तीसरा जो बिंदु आने वाला है वो नृत्य के बारे में आने वाला है, क्योंकि इसमें तीन तरह की कलाओं का ही वर्णन किया गया है। संगीत का किया गया है, चित्रकला का किया गया है और नृत्य का किया गया है। तो नृत्य के अंदर भी देखेंगे कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा नृत्य चलता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। हर क्षेत्र का, हर स्टेट का अपना एक अलग ही नृत्य होता है जिसे लोक नृत्य बोलते हैं। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप सभी इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं हम सब लोग अगले लेक्चर को लेकर, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।